गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपनी साहित्य की बुक है सरयू, उसका अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अपन ने जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उस चैप्टर की एक कविता अपन ने पहले पढ़ ली थी, भारत माता। अपना चैप्टर है 11 सुमित्रानंदन पंत, तो उसकी फर्स्ट कविता थी भारत माता, वो अपन ने पढ़ ली। दूसरी कविता है अपनी धरती कितना देती है, तो ये अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन ने पढ़ा था कि कवि ने बताया है कि ये कविता किस रूप में है, यानी धरती कितना देती है। ये सुमित्रानंदन पंत की एक भाग्यवादी दर्शन पर आधारित कविता है। इसमें कवि बताते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा, इसलिए व्यक्ति को स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता। तो अब अपन अपनी कविता पढ़ते हैं। धरती कितना देती है। धरती कितना देती है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। कवि कह रहे हैं, इसमें कवि हमें बता रहे हैं कि धरती कितना देती है, यानी बचपन की अपनी जिज्ञासा के लिए कवि कह रहे हैं कि मैं बचपन में एक बार छिपकर मैंने जमीन में पैसे बो दिए और मैंने सोचा उन पैसों के सुंदर सुंदर पेड़ उगेंगे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, यानी उन पैसों के सुंदर सुंदर पेड़ उगेंगे और उन पर रुपयों की कलदार मधुर खनकेंगी फसलें, और उन पर रुपयों की यानी सिक्कों की खनकने वाले कलदार रुपयों की फसलें उगेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। और इस प्रकार जब पैसों की फसल उग जाएगी तो मेरे पास खूब पैसा हो जाएगा और मैं एक पैसे वाला सेठ बन जाऊंगा। यानी अपनी बचपन की उस लालसा को, उस जिज्ञासा को कवि कह रहे हैं कि जब से बीज बोते हैं, तो मेरे भी मन में ये था, ये जिज्ञासा थी कि जैसे बीज बोते हैं उनका बड़ा पेड़ उग जाता है, फिर उनके बहुत सारे फल लगते हैं, तो वैसे ही पैसे बो देंगे तो पैसों का भी एक बहुत बड़ा पेड़ उगेगा और उस पर बहुत सारे पैसे लटकेंगे, फिर मैं खूब पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक पैसा भी उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए। कवि कह रहा है बंजर धरती में, लेकिन वो कवि अपने लिए बता रहा है कि मैंने पेड़ सिक्के बो दिए, लेकिन काफ़ी दिन हो गए उसमें कोई भी फल नहीं उगा। मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन बंजर धरती ने, लेकिन इस बंजर धरती ने एक भी अंकुर उसमें नहीं उगा, यानी पैसों का एक भी पौधा नहीं निकला। बंध्या धरती ने एक भी पैसा नहीं उगला। बंध्या मतलब बांझ, जिसको अपन कहते हैं ना बंजर धरती, तो इस बंजर धरती में एक भी पैसा नहीं उगला। मैं कई दिनों तक इसका प्रतीक्षा करता रहा कि पैसों के अंकुर फूटेंगे और उनमें पेड़ निकलेंगे, लेकिन मेरा मन इंतजार ही करता रहा और मुझे निराशा ही मिलती रही। सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, और जो मैंने सपने सोचे थे कि इस पर पैसों का पेड़ लगेगा, उस पर बहुत सारे पैसे उगेंगे और मैं सेठ बन जाऊंगा, वो सारे मेरे सपने धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगे। मैं हताश हूँ और मैं एकदम निराश हो गया। बाट जोता रहा दिनों तक, कई दिनों तक मैं प्रतीक्षा करता रहा कि अंकुर फूटेंगे और पैसों का पेड़ निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, बाल कल्पना यानी बचपन की उन कल्पनाओं में, यानी जो बच्चों की कल्पनाएं होती है, एक बालक मन की जो कल्पनाएं होती है, उन कल्पनाओं को मैं सोचता रहा और नई नई कल्पनाएं उनमें बनाता रहा। अपलक पावड़े यानी बाल कल्पनाओं में नए नए विचार कर करके मैं प्रतीक्षा करता रहा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कवि क्या कह रहा है कि मैं अबोध था यानी मैं बालक था और मैंने बालक मन में गलत बीज बोए। यानी कवि कह रहा है कि जो बचपन होता है वो नासमझी होती है, और मैं भी बचपन में नासमझ था, इसलिए मैंने नासमझी के आगे गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, मन में मेरे बहुत इच्छाएं थी, अपनी इच्छाओं को मैंने रोपा था, क्योंकि लालच के अंदर मैंने ऐसा काम किया था, तो मेरे अंदर लालच तो था, लेकिन वो लालच कैसा था, अबोध लालच था, यानी नासमझ था, इसलिए मैंने लालच के वशीभूत होकर ऐसा कार्य किया था। लेकिन उनमें मेरी इच्छा थी कि मैं एक पेड़ को पनपाऊंगा, तो ममता को रोपा था यानी मैंने लालसा
धन की लालसा के आगे, मोह के आगे ऐसा कार्य किया था और तृष्णा को सींचा था। खूब लालसाएं, इच्छाएं रखी कि पेड़ इनमें अंकुर फूटेंगे और पौधे बनेंगे, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बनेंगे, उन पे बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो तृष्णा यानी इच्छाएं, लालसाएं, उन लालसाओं को सींचा था, यानी अपनी इच्छाओं को उसमें सींच रहा था। अर्धशती लहराती निकल गई तब से, कितने ही मधुर पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे, वर्षा फूली, शरद मुस्काई, सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। और अब फिर से गाड़ी उदी लाल सा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। कवि कह रहा है कि अर्धशती लहराती निकल गई। अर्धशती यानी कवि कह रहा है कि बचपन में मैंने पैसे बोने की घटना के बाद अर्धशती, शती यानी 100 वर्ष, अर्ध यानी 50 वर्ष, 50 वर्ष शीघ्रता से बीत गए। तब से अब तक कितने ही बसंत आए, पतझड़ की मौसम आया, ग्रीष्म तपे यानी ग्रीष्म ऋतु आई, वर्षा फूली, वर्षा ऋतु आई और शरद मुस्काई, शरद ऋतु यानी ठंडी, सर्दी के दिन भी आए और चले गए। सीसी करती हेमंत कपे, सीसी करते एकदम मज सर्दी के मौसम आया। तरु झरे खिले वन, पेड़ पौधे हरे हो गए और उन पर फूल फल खिल गए। अब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहराते कजराले बादल बरसे। और फिर से गाड़ी उदी यानी एकदम भयंकर गर्मी के बाद, हुमस के बाद में इच्छा जो गहरे गहरे कजरारे आसमान में बादल फिर से बरसे, चारों तरफ काले काले बादल छाए और फिर से धरती पर वर्षा हुई। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह में यूं ही अंगली से सहलाकर, और मैंने कौतूहलवश, कौतूहलवश मतलब एकदम इच्छा से, आश्चर्यचकित होकर, आंगन के कोने में, एक आंगन के कोने में गीली तह में, जब वर्षा हुई तो चारों तरफ से जमीन गीली हो गई और उसकी गीली तह में उंगली से सहलाकर, उंगली से सहलाकर मतलब साइड में से हल्की हल्की सी गीली मिट्टी को निकाल कर बीज सेम के दबा दिए। वहाँ पर सेम के बीज दबा दिए मिट्टी के नीचे, गीली मिट्टी के नीचे मैंने सेम के बीज दबा दिए। भूख के अंचल में मणिमाणिक बांध दिए। भूख के अंचल में, अंचल में यानी अंचल मतलब धरती के आंचल में, है ना। एक कोने की गीली मिट्टी को अपनी उंगली के तह से हल्का सा कुरेद कर मैंने वहाँ सीम के बीज बो दिए और बीज ऐसे लगे कि जैसे मानो धरती के आंचल में मैंने मणिमाणिक यानी हीरे मोती दबा दिए हों। और फिर इस बात को मैं भूल गया, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। बीज हल्के से मैंने दबा दिए वहाँ और फिर मैं इस घटना को भूल गया। और बात भी क्या थी जिसे याद रखता, हल्की सी यूं ही खड़े खड़े, अचानक से जब बारिश आ रही थी, चारों तरफ मिट्टी गिली थी, तो वहाँ खड़े खड़े हल्की सी मिट्टी को कुरेदा और वहाँ सेम के कुछ बीज जमीन में बो दिए। उस चीज़ को मैं भूल गया क्योंकि इतनी बड़ी घटना मेरे लिए नहीं थी, तो मैंने इस घटना को भूल गया। किंतु एक दिन जब मैं संध्या के आंगन में टहल रहा था, थोड़े दिन बाद में इस बात को भूल गया, और एक दिन शाम के समय जब मैं आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। तब अचानक से मैंने आंगन की तरफ देखा तो मैं एकदम से हर्ष यानी खुश होकर, और विमूढ़ यानी एकदम अज्ञानतावश, यानी ऐसा कैसे हुआ, यानी कब हुआ, उस चीज़ को तो मैं अपने पास से दिमाग से भूल ही चुका था, इसलिए मेरे लिए ये चीज़ एकदम अलग सी थी। इसलिए मैं एकदम हर्ष और आश्चर्य से विमूढ़ हो गया और देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हैं। मैंने देखा आंगन के कोने में छोटे छोटे अंकुरित पौधे, छोटे छोटे छाता मतलब उनकी ऊपर एक एक दो दो पत्तियां निकल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो विजय पताका लहरा रहे हैं। छोटा छोटा छाता ताने, छाता कहूँ या विजय पताका जीवन की, यानी पतली सी जब उनकी डाली निकली है, और एकदम पतली सी डाली पर दो दो तीन तीन पत्तियां आ रही है, तो ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे छाते टने हुए हैं। और वो छाते क्या कहें, उनको हम क्या कहें, अपनी विजय पताका, यानी हमने विजय प्राप्त कर ली, ऐसे हर्ष के साथ वो धरती से बाहर अपना सिर ताने निकल रहे हैं। या हथेलियाँ खोले थे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे। और या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, और छोटी छोटी अपनी हथेलियाँ, अपनी नन्ही नन्ही हथेलियाँ खोले थे, वो भी जो भी हो, यानी ऐसा लग रहा था जैसे उल्लास से भरे हुए हैं और अपने पंख मारकर उड़ने को उत्सुक, और अपने पंख हिलाकर वो उड़ने को तैयार लग रहे हैं। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से,
और ऐसा लगता है जैसे मानो चिड़िया के बच्चे अंडों को फोड़कर बाहर निकले हों। निर्निमेष क्षण में मैं उनको रहा देखता। निर्निमेष यानी कवि कह रहे हैं कि बिना पलक झपकाए मैं उनको देखता रहा। मतलब सोच रहे थे, क्योंकि वो तो अपने दिमाग से इस बात को भूल चुके थे कि उन्होंने सेम के बीज बोए थे। तो निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता, एकदम आश्चर्य से बिना पलक झपकाए मैं उनको क्षण भर देखता रहा। और उन्हीं में से सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले सेम के रोपे थे आंगन में। और अचानक से कवि को याद आया कि कुछ दिन पहले कवि ने सेम के बीज आंगन में बोए थे। सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, सेम के बीज मैंने आंगन में बोए थे। और उन्हीं से बोने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख खड़ी है। और जब कवि को याद आया कि मैंने सेम के बीज बोए थे, तब उनको हर्ष हुआ कि हाँ, है ना, कि उनको याद आया कि जब मैंने सेम के बीज बोए हैं तो उन्हीं सेम के बीजों से आज ये छोटे छोटे पौधे अपनी पलटन के साथ मेरी आंखों के सामने गर्व के साथ खड़े हैं। उन्हें नाटे पैर पटक बढ़ती जाती और अपने नन्हे नन्हे पैर पटक कर ये आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तब मैं उनको रहा देखता धीरे धीरे, और तब मैं उनको देखता धीरे धीरे, उनको निहारता रहा, चारों तरफ उनको देखता रहा। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, और अनगिनत पत्तों से ये झाड़ियाँ भरकर बेलें बन गई। हरे हरे टंग गए मखमली चंदोवे, और उनके ऊपर हरे हरे मखमली यानी सेम के पौधों से जब अंकुर निकल गए तो चारों तरफ बहुत सारी बेलें बन गई और उनकी झाड़ियों पर कई हरे भरे मखमली तंबू से टंग गए। बेलें फैल गई बल खाकर आंगन में, और चारों तरफ जो बेलें हैं वो आंगन में चारों तरफ फैल गई। और सहारा लेकर बाड़ी की टट्टी का हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर। और बेलें हैं, वो बेल जो होती है वो क्या होती है, किसी दीवार के, किसी लकड़ी के, किसी चीज़ के सहारे ही ऊपर चढ़ती है। तो चारों तरफ आंगन में जब बेलें ही बेलें फैल गई तो दीवारों का सहारा लेकर जो बाड़े की टट्टी का यानी जो बाड़ा है उस बाड़े की दीवारों का मतलब छतों का सेम की जो बेलें हैं वो आंगन में चारों तरफ फैल गई और बाड़े की टाटी का सहारा लेकर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग गई। यानी उन बेलों के ऊपर सैकड़ों हरी हरी कोपलें निकल गई, हरे हरे सो झड़ने फूट पड़े ऊपर, और उन बेलों के ऊपर बहुत सारी ऊपर कोपलें निकल गई। ऊपर निकलती है, उनसे क्या होता है, नए नए पत्ते, नए नए फूल उनमें से फूटने लग जाते हैं। तो ये देखकर कवि एकदम हतप्रभ रह गया और वो सोच रहा है कि मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। कवि उनको देखकर कह रहा है कि उनको देखकर मैं यूं अवाक ही रह गया। एक अवाक मतलब एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि देखो कैसे वंश बढ़ता है। यानी छोटे से मैंने हल्की से ज़मीन में यूं उंगली से कुरेद कर जो मैंने कुछ सेम के बीज बोए थे, आज चारों तरफ जो है, चारों तरफ जो बेलें लटक रही है ये उन कुछ बीजों का ही पूरा परिवार है। और कवि उसको देखकर हतप्रभ है कि देखो किस तरीके से वंश वृद्धि होती है। छोटे तारों से छितरे, फूलों से छीटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से। यानी कवि उनको देखकर कह रहा है कि क्या मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। कवि उनको देखकर कह रहा है कि कुछ एक जो बीज मैंने बोए थे उन बीजों को देखकर आज मैं हतप्रभ हूँ कि देखकर ऐसा लगता है कि देखो किस प्रकार से ये वंश बढ़ता है, किस प्रकार से वंश वृद्धि होती है, कैसे अंकुर से बेलें धीरे धीरे आगे चल पड़ती है छोटे तारों से। कवि कह रहा है ये जो सेम की झाड़ियाँ, उन झाड़ियों पर असंख्य फूल छितराने लगे हैं और छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे झागों से, यानी छोटे तारों से मतलब छोटे छोटे जो तार हैं, तारों से यानी चमकते हुए जो पुपले हैं वो छोटे छोटे तारों के समान, नीले आसमान में छोटे छोटे छितरे हुए तारों के समान, उन पर लगे सफ़ेद फूलों के गुच्छे ऐसे लग रहे हैं जैसे नीली जंग तरंगों पर, जैसे धागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे
मावस के हसमुख नभ से, यानी वे सेम के जो सफ़ेद फूल हैं और उन पर झाड़ियाँ और बेलों पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं वो? जैसे कवि क्या कह रहा है कि सेम की जो छितराई हुई झाड़ियाँ, मतलब दूर दूर जो झाड़ियाँ हैं उन पर असंख्य सफ़ेद फूल निकलने लगे हैं और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीले आसमान में छोटे छोटे तारे छितरे हुए इधर उधर फैल रहे हैं और उन पर सफ़ेद फूलों के गुच्छे जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नीली जग तरंगों पर झागों से बड़े बड़े ढेर लिपट रहे हैं। झाग यानी एक बार बहुत सारे जैसे झाग होते हैं तो उन पर झागों के ढेर लिपट रहे हैं और सेम के सफ़ेद फूल उन झाड़ियों पर बेलों पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से ऐसे लग रहे हैं जैसे उनकी जो आभा है वो कैसी लग रही है? आकाश में तारों की हसमुख आभा लग रही है और ऐसे लग रहे हैं जैसे चोटी पर मोती गुथे हुए हो, यानी किसी चोटी पर जब अपन पीछे जो चोटी गूंथते हैं बालों में उस चोटी पर मोती गुथे हुए हो और आंचल पर बूटे उनके ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी के आंचल पर बूटे चिपके हुए हों। जो सफ़ेद फूलों से लदी हुई हरी और नीली बेलें हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही है। इसलिए कवि कह रहे हैं उनको कि वो कैसी प्रतीत हो रही हैं? जैसे चोटी के मोती, चोटी पर मोती गुथे हुए हो आंचल के बूटों से और किसी नारी के आंचल पर बूटे चिपके हुए हो, तो वो फूल उन पर ऐसे सुंदर लग रहे हैं। तो आप पहले इसको यहाँ तक एक बार पढ़ लो, है ना, क्योंकि एक साथ अगर आपको पूरा समझ नहीं आता है तो आप इसको एक बार यहाँ तक पढ़ लेना आज, है ना। फिर कल अपन जो आधा चैप्टर है वो कल अपन पूरा कर देंगे। फिर उसके बाद आपके ये जो 11 चैप्टर है सुमित्रा नंदन पंत वाला ये पूरा हो जाएगा। तो इसके आगे का अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे। आज आप इसको यहाँ तक का रिवीजन कर लेना।